हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सी फ्रेम पढ़ने जा रहे हैं या इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो देखिए क्या यूज है इसका, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ज्यादातर बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम रहती है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको समझें। देखिए क्या है, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं ये दो ब्लॉक्स हैं, M1 और ये M2, और ये एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ कर देते हैं v1 और इसको इस तरफ वेलोसिटी दे देते हैं v2। ठीक है, अब अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से बात करूं तो आप सब कुछ बता सकते हो। क्या बता सकते हो? m1 की वेलोसिटी v1 है, m2 की वेलोसिटी v2 है, दिख रहा है हमें। अच्छा, आपने ये जरूर पढ़ा होगा इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन बताना होता है या मैक्सिमम इलोंगेशन बताना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए v1 v1 ग्रेटर देन v2 है, v1 बड़ा है v2 से, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो इसमें हम मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल सकते हैं। या मान लो अगर v2 बड़ा हो v1 से, तो हम इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, तो वैसे भी अभी अगर मान लो कुछ कोई भी केस हो तो होगा क्या, ये सेंटर ऑफ मास जो होगा इस सिस्टम का, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। वो वेलोसिटी कितनी होगी? vcm मान लेते हैं इसको। तो vcm इक्वल क्या आ जाएगा, सबको पता होना चाहिए, ये m1 v1 प्लस सेम डायरेक्शन में है तो m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। चलो, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई। तो सेंटर ऑफ मास तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से vcm से आगे चला जाएगा। ये वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, kx कैंसिल ही होना है। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चला जाएगा और साथ में ये दोनों ब्लॉक्स क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। मैक्सिमम कम एक्सटेंशन पे जाएगी स्प्रिंग, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन पे आएगी, जबकि कंटिन्यूअस सेंटर ऑफ मास आगे vcm कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही निकालना है। चलो मान लेते हैं मैक्सिमम इसका कंप्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो चलो मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करते हैं। तो vcm आ गया। अच्छा, मैं इस vcm को कैसे निकाल रहा हूं? मैं ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकता हूं इसको। ग्राउंड फ्रेम से करने के स्टेप्स देखो आप। पहले क्या, मैक्सिमम कंप्रेशन मुझे निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन। कौन सा मेथड है? ग्राउंड फ्रेम। चलो भाई, ग्राउंड फ्रेम से क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल चुके हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन कब होता है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन तब होता है जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो ये v मान लेते हैं और ये भी v, मतलब v रिलेटिव जीरो हो जाता है। देखो हो गया v रिलेटिव जीरो। तो सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं सिस्टम का, बिल्कुल का, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर, अभी देखो इसमें m1 प्लस m2 इंटू v, तो इससे मुझे v मिल गया। कब? मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे। क्लियर? तो v बराबर क्या हो जाएगा इसका, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैंने एक चीज तो निकाल ली v। अब मुझे x चाहिए, इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, तो मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कर दूंगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं करूं तो इनिशियली देखो दोनों में काइनेटिक एनर्जी थी, तो अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन बड़ा ही सिंपल है, तो क्या ग्राउंड फ्रेम से कर रहा हूं पूरा, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बस यही तो है दोनों में टोटल काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग में तो कोई कंप्रेशन एलोंगेशन है नहीं, तो स्प्रिंग में एनर्जी जीरो होगी। बराबर में देखते हैं यहाँ पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राउंड फ्रेम से ही लिखना है। तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, और मैं v निकाल चुका हूं, तो यहां से आप v डालोगे इसमें, और प्लस स्प्रिंग में हाफ के
एक्स मैक्स, जहां एक्स मैक्स क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन का स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। तो यहां से v की वैल्यू उठा के आप इसमें डाल दोगे और कैलकुलेट कर दोगे एक्स मैक्स के लिए, तो हमें इससे एक्स मैक्स भी मिल जाएगा। तो ये तो था ग्राउंड फ्रेम से। और भी तरीके हैं, आप M1 पे बैठ के सॉल्व कर लो। M1 पे बैठ के ये M2 आपको ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा, उससे भी आप एक्स मैक्स निकाल सकते हो सूडो फोर्स से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक्सप्लेन करना। तो चलिए अभी हम अपने यहाँ से हटके यहाँ पे चलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको जो आपने इतना किया है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है, जब हम सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठ के पूरा स्टडी करते हैं तो इस फ्रेम को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सी फ्रेम। तो पहले मैंने VCM निकाला, ओके। अब बेटा सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे जब हम बैठ गए तब इस M1 की वेलोसिटी मुझे क्या दिखाई देगी वो लिख रहा हूं मैं। तो यहां पे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ CM। मुझे क्या चाहिए, यही तो चाहिए, M1 का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आप देखो डायरेक्ट क्या करना है, M1 की जो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी दिख रही है उसमें ऐड कर दो क्या, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ऑपोजिट करके, उल्टा करके। देखो दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ M1, वो तो दिख रही है हमें V1 है, और इसमें ऐड कर दो, प्लस कर दो माइनस ऑफ VCM। क्लियर ना। तो ये ध्यान रखना, जब हमें क्या करना हो, ग्राउंड फ्रेम से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाना हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाना हो, तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड फ्रेम में जो इसकी वेलोसिटी है उसमें क्या ऐड कर देंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का उल्टा करके ऐड कर देंगे। ठीक है। और जब हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आना होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, उल्टा करके नहीं, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये सिंपल सी बात है, याद रखना। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल, वेलोसिटी ऑफ M1 देखो ये V1 है, और माइनस ये देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, ये हम निकाल चुके थे यहाँ पे, ये था M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, ये अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो इसका। तो आप देख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 और माइनस M1 V1, M1 V1 गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ 1, M1 की जगह 1 लिख देता हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल, यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, देखिए M2 V1 और यहाँ माइनस मिलेगा M2 V2, M2 V1 माइनस M2 V2। क्लियर। और अपॉन में मिलेगा आपको M1 प्लस M2। ठीक है। सिमिलरली आप क्या निकालो, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालो। मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ 2, इसमें ऐड करना है माइनस VCM, माइनस VCM तो फॉर्मूला ही होता है, बराबर V2 माइनस ये क्या था M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में M1 प्लस M2। आप देखिए अपॉन 1 करिए, एलसीएम आएगा इसका M1 प्लस M2, और यहाँ M1 V2 माइनस M2 V2। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छा M1 V2 प्लस M2 V2, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, माइनस का M1 V1 माइनस M2 V2। देखो माइनस M2 V2 और ये गया, तो बराबर में मुझे मिला M1 V2 माइनस M1 V1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये आ गई वैल्यू हमारी। ऐसे इसमें देखो M2 कॉमन आ सकता है, इसमें M1 कॉमन आ सकता है। चलो भाई ये तो बात क्लियर है। अब ये तो मैंने दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी निकाल ली है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। एक्चुअली में मैं ये बताना चाहता हूं, अच्छा आपको पता होगा किसी सिस्टम का टोटल मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, तो आपको पता होगा किसी सिस्टम का टोटल मोमेंटम लिखने का तरीका होता है टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, शायद आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या पूछ रहा हूं,
सेंटर ऑफ अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का टोटल मोमेंटम, तो आप सोचो आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठे हो, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या दिखेगी? जीरो दिखेगी। मतलब टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा? जीरो। अब थोड़ा सा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। मैं क्या निकालना चाहता हूं? सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सिस्टम का टोटल मोमेंटम। तो चलो भाई पहले तो P1 निकालते हैं, ठीक है। या P टोटल ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। P टोटल बराबर क्या होना चाहिए? P1 का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंटम प्लस, अच्छा ये P टोटल जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं मैं। मतलब सेंटर ऑफ मास पे मैं बैठ गया और पूरे सिस्टम मतलब M1 और M2 का टोटल मोमेंटम निकाल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं P1 विथ रिस्पेक्ट टू Cm प्लस P2 विथ रिस्पेक्ट टू Cm। क्लियर? चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बराबर में P1 विथ रिस्पेक्ट टू Cm ये होगा M1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू Cm प्लस ये क्या होगा? M2 इंटू वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू Cm। चलो भाई इसमें डाल दो, तो ये मुझे P टोटल सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू Cm मिल जाएगा। चलिए तो M1 इंटू V1 Cm, बेटा देखो ये है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो M1 इंटू इसमें M2 V1 माइनस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। मुझे अलग अलग निकालना चाहिए था लेकिन ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। या फिर ऐसा कर लो, ये हमारा P टोटल है, मैं यहाँ पे P1 निकाल देता हूँ, ठीक, जगह थोड़ी सी कम है। ये मेरा P टोटल होगा विथ रिस्पेक्ट टू Cm, ये होगा। तो इसमें मैं वैल्यू निकालूंगा इसकी और इसकी, ये निकाल के डाल दूंगा। तो ये मैं P1 विथ रिस्पेक्ट टू Cm निकाल रहा हूं। देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई हमारी वैल्यू। तो P1 विथ रिस्पेक्ट टू Cm, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं इसको, इसमें से M2 कॉमन ले लो, तो M1 M2 और नीचे क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2, अंदर देखो क्या आएगा? V1 माइनस V2। ये आ गया P1 विथ रिस्पेक्ट टू Cm। चलो P2 विथ रिस्पेक्ट टू Cm देखते हैं। तो P2 विथ रिस्पेक्ट टू Cm बराबर हो जाएगा M2 इंटू V2 विथ रिस्पेक्ट टू Cm। तो ये देखो P2 विथ रिस्पेक्ट टू Cm बराबर M2 और बेटा देखो इसमें से V2 विथ रिस्पेक्ट टू Cm में M1 कॉमन है और V2 माइनस V1 है। यहाँ पे M1 कॉमन है और अंदर आएगा V2 माइनस V1 और अपॉन में M1 प्लस M2। आप देख सकते हैं P2 विथ रिस्पेक्ट टू Cm और P1 विथ रिस्पेक्ट टू Cm में क्या डिफरेंस है? सिर्फ यहाँ V1 माइनस V2 है और यहाँ पे V2 माइनस V1 है। तो हम क्या बोल सकते हैं? उसमें डालोगे आप P टोटल, P सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर, दोनों को जोड़ोगे तो जीरो आ गया, ठीक है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? नोट सुनो, नोट में लिखना, याद रखना। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज a frame in which the total momentum of system is always zero। इसको हम जीरो मोमेंटम फ्रेम भी बोलते हैं। तो C फ्रेम, in C frame total momentum of the system is always जीरो। मैंने बोला इसको जीरो मोमेंटम सिस्टम फ्रेम भी बोला जाता है। चलो भाई एक तो ये बात हो गई, सी फ्रेम में टोटल मोमेंटम जीरो होता है। बहुत बढ़िया बात सीखी हमने, पहली बात सीख है। अब हम दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि इस सिस्टम की, ये जो हमारे सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं अभी M1 और M2, इन दोनों पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी किस सिस्टम में? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो वो जीरो हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, तो वो ऐड होगी डायरेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना होगा? सिंपल सा काम है, के टोटल, अच्छा 2 पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, 2 ही तो पार्टिकल है इसमें हमारे सिस्टम में, तो काइनेटिक एनर्जी
ऑफ टू, ये समझना, टू पार्टिकल सिस्टम इन सी फ्रेम। और ये जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है। तो चलो लिख देते हैं, के टोटल बराबर क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 और विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सब कुछ। तो K बराबर, अब K1 तो यार हाफ M1 बेटा यहाँ पे V1 विथ रिस्पेक्ट टू CM का होल स्क्वायर, क्लियर है। और प्लस K2 में क्या आएगा, हाफ M2 इंटू V2 विथ रिस्पेक्ट टू CM का होल स्क्वायर। अब V1 विथ रिस्पेक्ट टू CM, V2 विथ रिस्पेक्ट टू CM निकाल चुके हैं हम लोग, तो आप डायरेक्टली इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्या आएगा। तो देखो K आएगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ध्यान रखना, K इन C फ्रेम वो आएगा हाफ M1, आप सॉल्व करके देख लेना, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 ये टर्म आएगा, और इनटू यहां आएगा V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 भी आ सकता है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, वो डिपेंड करता है अपन ने किसको ज्यादा माना है, लेकिन कोई भी आए लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये जो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 होता है, इसको हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। तो K इन C फ्रेम बराबर हाफ म्यू से डिनोट करते हैं इनटू ये V रिलेटिव है, V रिलेटिव टू पार्टिकल्स का V रिलेटिव का स्क्वायर। तो काइनेट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टू पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ये लिखी होती है, ये हमें याद होना चाहिए। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने दो बातें सीखी, एक ये और एक ये। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो बेटा, आगे हम लोग क्या सीखेंगे। अभी हमने सी फ्रेम में क्या सीखना है, हमें स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन। तो जो कि हमने आपको ग्राउंड फ्रेम से बताया था, उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो अभी देखो सी फ्रेम से करते हैं इसको। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, तो इसको सॉल्व किससे करना है, सी फ्रेम से। देखते हैं क्या अच्छा है सी फ्रेम में, क्यों पढ़ना चाहिए हमें इसको। चलिए, तो बेटा ये ब्लॉक्स थे हमारे M1 और M2। हमें मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें देखना था, और कहां से पढ़ रहे थे हम इसको, ये सी फ्रेम है। देखो ये COM है, सेंटर ऑफ मास, यहां बैठ के हम पढ़ रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। चलो यहां बैठ के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी हमें पता है, इसकी वेलोसिटी भी हमें पता है। क्लियर, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। क्लियर है, वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा वैलिड रहती है ना, आप इनर्शियल फ्रेम में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या हो जाता है, सूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगता है, उसका भी वर्क आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम सी फ्रेम। चलो भाई, तो सी फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में बेटा कौन है, स्प्रिंग फोर्स है, और कुछ है क्या, कोई फोर्स नहीं है, है ना। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा, के फाइनल सिस्टम की ऑफ सिस्टम माइनस के इनिशियल ऑफ सिस्टम। क्लियर, तो यहाँ W स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन सबको पता होना चाहिए, क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू। अभी देखो, अभी समझते हैं इसको। माइनस डेल्टा यू बराबर के फाइनल, के फाइनल मतलब जब बेटा, के फाइनल मतलब जब दोनों जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, अगर हम दोनों को देखेंगे और मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पे,
एक्सटेंशन के टाइम, मान लो एक्सटेंशन निकालना है तो सेंटर ऑफ मास ये होगा, कितनी वेलोसिटी चल रहा होगा, वही जो अपना VCM था, है ना। और मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पे, अब मैंने आपको बताया ग्राउंड फ्रेम से इनका V रिलेटिव 0 होता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम से V रिलेटिव 0 नहीं होगा, तो इसका निकालना है हमें V रिलेटिव। तो निकाल लेते हैं इसका V रिलेटिव कितना। तो इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की VCM थी, इसकी ग्राउंड फ्रेम से कितनी थी, V1 थी, इसकी ग्राउंड फ्रेम से कितनी थी वेलोसिटी, V2 थी। अब देखो तो W स्प्रिंग हो गया माइनस डेल्टा U, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम, है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लेके, तो क्या हो जाता है, अब 2 पार्टिकल सिस्टम है और काइनेटिक एनर्जी हमें फाइनल लिखना है, तो हाफ म्यू इनटू V रिलेटिव का स्क्वायर, है ना। लेकिन ये V रिलेटिव कौन सा, फाइनल, लेकिन यार फाइनली तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, है ना। अभी मैंने बताया था अच्छा यहाँ पे V रिलेटिव में आप एक बात और बता दूं, V रिलेटिव मतलब V1 माइनस V2, तो ये V1 और V2 कौन से हैं, ग्राउंड फ्रेम वाले हैं, समझे ना, V1 और V2 ग्राउंड फ्रेम वाले ही हैं, तो यहाँ पे V रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ म्यू V रिलेटिव कौन सा, इनिशियल का स्क्वायर। अब यहाँ V1 माइनस V2 और यहाँ पे भी V1 माइनस V2, यहाँ पे V1 माइनस V2 में V1 और V2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बट V रिलेटिव फाइनल बराबर 0, क्यों, एट मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होता है भाई, V रिलेटिव बराबर 0, क्लियर। V रिलेटिव में V1 माइनस V2 होता है, वो ग्राउंड फ्रेम वाला होता है V1 और V2, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ V रिलेटिव इनिशियल वाला देखो, तो इनिशियली तो इसकी ग्राउंड फ्रेम में V1 थी, इसकी V2 थी, ग्राउंड फ्रेम वाले ही V1 और V2 लिखने होते हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अब देखो माइनस डेल्टा U U2 माइनस U1, ठीक है, तो वो हो जाएगा U2 माइनस U1 में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा U1 माइनस U2 बराबर, ये क्या हो जाएगा फाइनल वाला 0 माइनस हाफ म्यू, बेटा ये V रिलेटिव इनिशियल वाला, ये तो V1 माइनस V2 ही है ना, का होल स्क्वायर। अब U1 इनिशियली तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन एलोंगेशन था ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस U2 बोलो हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर बराबर 0 माइनस हाफ म्यू, आपको पता है m1 m2 अपन m1 प्लस m2, और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें हाफ से ये हाफ गया, माइनस माइनस गया, तो यहाँ पे आपका एक्स मैक्स का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया बेटा, म्यू इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन के, म्यू की वैल्यू डाल देना, ये हमारा एक्स मैक्स का स्क्वायर आ गया, तो एक्स मैक्स बराबर समझ गए होंगे V1 माइनस V2 अंडर रूट म्यू अपॉन के, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सी फ्रेम का यूज करके देखो कितने सिंपल तरीके से हमने क्या निकाल लिया है। मैंने एक्चुअली में लिखा है पूरा, इसलिए थोड़े लाइन ज्यादा हो गए, अदरवाइज तो ये बहुत ही सिंपल है, 2-3 लाइन का है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो जहां बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो क्या है, ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पूरा। देखो क्वेश्चन में क्या किया हमने, 2 ब्लॉक्स ले लेते हैं, ये 1 किलोग्राम का और ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, 1 किलोग्राम का है और ये 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर कोई अच्छी वैल्यू लेनी पड़ेगी अपन को, तो मान लेते हैं
2 किलोग्राम का है, ठीक है, और ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें एक काम करता हूँ कैलकुलेशन। देखो ये वैल्यूज मैंने ले ली हैं। मान लेते हैं दो ब्लॉक्स हैं 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम का, उनकी वेलोसिटीज देखो 1 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में दी गई है। क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट, बहुत जोरदार क्वेश्चन पूछता है वो। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन बता दो या मैक्सिमम इलोंगेशन बता दो, तो कोई भी चीज निकाल लेते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले देखते हैं ये 4 मीटर पर सेकंड है और ये क्या है 1 मीटर पर सेकंड। तो आपको दिख रहा है कि ये फास्ट जा रहा है, तो अभी क्या होगा स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन निकाल लेते हैं, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन कैसे निकालें, अब मैंने अभी आपको बताया, सीधा फॉर्मूला था, क्या था, सी फ्रेम यूज कर दो। तो एक्स मैक्स का फॉर्मूला था म्यू इंटू v1 माइनस v2 v रिलेटिव का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर था अपॉन में k, ये थी वैल्यू। तो जो भी बड़ा है ये पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स मैक्स आ जाएगा। दूसरा पार्ट कह रहा है, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये तो बड़ा ही सिंपल था, कर लिया हमने फटाक से। अब देखो दूसरे पार्ट में कह रहा है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 2 किलोग्राम। थर्ड पार्ट में कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसमें, देखिए बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, समझते हैं इसको क्या है। तो बेटा इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, इसकी 4 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले बीसीएम बता दो। चलो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है, तो वीसीएम जो होगा क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, तो 2 और यहाँ पे 4 6 अपॉन टोटल मास 2 प्लस 1 3, मतलब कि ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप देखिए इस तरफ आ गई हमारी, कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही सीखना है, तो चलो भाई देखते हैं। तो देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा 2 किलोग्राम का ब्लॉक, ये अगले पेज पे, ठीक है। ये हो गया 2 किलोग्राम का ब्लॉक। ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक। मैंने बोला सेंटर ऑफ मास से देखना है, ठीक है, यहां से पढ़ना है, मतलब ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन पढ़ रहा है एक्चुअली। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं। अब हमें करना क्या है, अभी हमने ग्राउंड फ्रेम से देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी मुझे दी गई है, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी ग्राउंड फ्रेम में कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, और इसकी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम से चाहिए। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होता है v1 माइनस v2। मैंने बोला था अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आपको कहाँ मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाना है, ये ग्राउंड फ्रेम में है, इससे हमें कहाँ पहुंचना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी जो ग्राउंड फ्रेम में है उसमें ऐड करोगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी का उल्टा, ठीक। तो यहाँ पे 1 में ये 2 जोड़ दो उल्टा करके, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, उल्टा करके जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा ना, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 1, किस तरफ, इस तरफ आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू cm। अभी कितना है ये, अभी देखो इस इंस्टेंट पे आएगा 1 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, क्लियर है, ये हमारी वेलोसिटी आ गई।
ऐसे इसकी वेलोसिटी देखो बेटा, इसकी अभी है इस तरफ 4, तो इसमें 2 ऐड कर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, नेगेटिव में, तो इसकी वेलोसिटी बचेगी हमारी कितनी, इस तरफ बचेगी वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू cm, बेटा कितनी, 2 मीटर पर सेकंड बचेगी। क्लियर है? अब थोड़ी सी बात और सुनो। अच्छा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर मैं बैठ जाऊं, अगर कोई सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठा हुआ है तो क्या दिखेगा उसको, ये दोनों ब्लॉक्स जो है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम 2 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा, और ये दोनों ब्लॉक्स ऐसे ऐसे करते रहेंगे, मतलब SHM करते रहेंगे दोनों ब्लॉक। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक SHM करेंगे तो होगा क्या, आप देखो ऐसे जाएंगे, तो जब ये रुके, बहुत ध्यान से सुनना, ये ऐसे जाएंगे दोनों, सेंटर ऑफ मास फ्रेम चल रहा है, और सेंटर ऑफ मास वाले पर्सन को ये वाला ब्लॉक देखो यहां जाते हुए दिख रहा है 1 से, और ये वाला ब्लॉक यहां जाते हुए दिख रहा है 2 से, तो फाइनली क्या होगा देखो, मैक्सिमम एक्सटेंशन की सिचुएशन में, यहां पे बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम एलोंगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। मैक्सिमम एलोंगेशन में क्या होगा यार, मैक्सिमम एलोंगेशन मुझे लगता है ये तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों ब्लॉक्स ऐसे चलते रहेंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास वाले फ्रेम में जो पर्सन है, बीच में जो पर्सन दिख रहा है आपको, उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ब्लॉक जब तक चलते रहेंगे दूर की तरफ, जब तक ये दोनों ब्लॉक दूर की तरफ जाते रहेंगे तब तक इलोंगेशन होता रहेगा। इसका मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगा, मान लो ये है वही सेंटर ऑफ मास वाला पर्सन, तब होगा जब ये रुक जाएगा, तो मान लेते हैं यहां कहीं रुक जाएगा ये, तो ये रुक गया, स्टॉप। अगर ये रुक गया तो फिर, अगर ये रुक गया तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, देखो भाई ये फिर से सुन लो, सेंटर ऑफ मास वाला पर्सन जो है ना, ये इसके रिस्पेक्ट में ये रुक गया, ग्राउंड फ्रेम से नहीं रुका, समझे ना? तो सेंटर ऑफ मास वाला पर्सन ये है और ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ऑसिलेट में जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तब दोनों रुकेंगे ना, तो जब ये रुकेगा तभी इसको रुकना पड़ेगा। कौन सा? दूसरा वाला। ऐसा क्यों? अगर ऐसा हो गया कि 2 किलोग्राम वाला स्टॉप हो गया और ये 1 किलोग्राम वाला स्टॉप नहीं हुआ इसके फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम आ गया इसका 0, और ये नहीं रुका तो इसका मोमेंटम है, इसका मतलब टोटल मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 ही नहीं हुआ, जबकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा टोटल मोमेंटम सिस्टम का 0 होता है। तो हम क्या बोलेंगे, जब ये स्टॉप होगा तभी इसको भी रुकना ही पड़ेगा, सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली ये रुकेंगे। ओके, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसकी v2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक, कोई बात नहीं। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या हुआ है बेटा अभी, अच्छा सेंटर ऑफ मास देखना 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्या हुआ है, इसको क्या देखा सेंटर ऑफ मास वाले पर्सन को, ये वाला ब्लॉक, ये 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक यहाँ लेफ्ट में गया और रुक गया। ठीक है, अच्छा जब ये जा रहा था तब इसकी इनिशियली कितना था वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखो 1, मतलब ये 1 से गया और रुक गया, और ये वाला देखो यहाँ 2 से गया और रुक गया, समझ गए ना? ओके, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और सुनो, जब ये बैक होके वापस आएंगे, ये रुके दोनों, अब वापस आएंगे, तो वापस जब ये आएंगे तब का सिचुएशन देखो, यहां पे बना रहा हूं मैक्सिमम कंप्रेशन वाले टाइम पे। अच्छा वापस आएंगे तो पता है जब ये इस सिचुएशन से गुजरेंगे, इस सिचुएशन से, तो पता है फिर से इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, कितनी, जितने से ये जा रहा था 1 से जा रहा था ना, तो इस साइड जब ये यहां आएगा ना तब इसकी फिर से 1 होगी। मतलब ये क्या किया इसने, देखो यहां से ऐसे गया 1 से, यहां गया, यहां पे रुक गया, 0 हो गया, ये 1 मीटर पर सेकंड से गया और ये रुक गया, फिर ये बैक आया और यहां पे फिर से इसकी स्पीड कितनी हुई 1 मीटर पर सेकंड, और सेम इसके लिए, तो यहाँ पे ये रुक गया, मतलब यहां से गया था ये, ऐसे देख सकते हो आप, यहां से ये गया 2 से और ये यहाँ पे रुक गया, और रुकने के बाद फिर से ये बैक आया, देखो ये बैक आ रहा है, और जब ये यहां से क्रॉस होगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से बेटा कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, बट ध्यान रखो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मतलब इस फ्रेम में। चलो तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मैंने, एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास भी आगे चल रहा है, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करना चाहिए, छोड़ो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो क्या हुआ इसके फ्रेम में, तो इसके फ्रेम में पढ़ रहा हूँ ना, तो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो चलो भाई ये यहीं पे हो गया। अब देखो थोड़ा,
ये 2 मीटर पर सेकंड से आएगा और ये यहाँ 1 मीटर पर सेकंड से आएगा। सोचो क्या होगा, ये इस तरीके से ये दोनों इस तरीके से आ रहे होंगे, ये दोनों इस तरीके से आ रहे होंगे, देखो ऐसे ऐसे, और फिर मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों को रुकना पड़ेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ही कब, सोचो ना, जब ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में रुक जाएगा, मतलब स्प्रिंग अब और कंप्रेस नहीं हो रही, तो इसको भी रुकना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम क्या होता है, टोटल 0। तो जब ये रुकेगा तो इसको भी रुकना पड़ेगा। मतलब ये 2 किलोग्राम वाला यहां कहीं आके देखो, यहां कहीं आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। और ये वाला 1 किलोग्राम वाला भी यहां से आगे क्रॉस होगा और यहां कहीं आके रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी भी 0। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ध्यान रखना। तो ये देखो स्प्रिंग में मैक्सिमम क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। ठीक, अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, बहुत सरल हो गया। आप देखो हमें क्या पूछ रहा है वो, हमें पता है 2 किलोग्राम की और ये 1 किलोग्राम की सारी वेलोसिटीज पता है, लेकिन किस फ्रेम में पता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। और हमसे पूछा क्या है उसने, हमसे देखो पूछा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ इसका और इसका, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम। किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में पूछा है हमसे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना वो। तो चलो अच्छा, ग्राउंड फ्रेम में आ जाते हैं। मान लेते हैं कोई पर्सन यहाँ पे है ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। मतलब अब आपको करना क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स में जो पता है उसको शिफ्ट करना है ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। तो ये देखो ये वाला इक्वेशन था ना, इसको समझो, ये निकालना है हमें। V1 बराबर ग्राउंड फ्रेम में, तो V1 बराबर देखो V1 विथ रिस्पेक्ट टू CM और प्लस देखो VCM। क्लियर है ना, डायरेक्ट ऐड करना है। VCM में सीधा सीधा ये वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू CM डायरेक्ट ऐड करना है, उल्टा करके नहीं, तो सीधे हम ग्राउंड फ्रेम में पहुंच जाएंगे। तो चलो भाई देखते हैं क्या होगा। चलो इसका 2 किलोग्राम का मिनिमम वेलोसिटी देखते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का ये है 2, है ना। अच्छा अब 2, इसका सेंटर ऑफ मास का 2 है, तो ये तो हो गया 2। अब मुझे ये V1 चाहिए मिनिमम, तो ये तब होगा जब ये V1 CM क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए इससे, और ये V1 CM ऐसे सब्ट्रैक्ट हो कि ये वाली वैल्यू मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो देखो 2 किलोग्राम के पास एक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो होगी सेंटर ऑफ मास वाली, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है अपन को, इसमें ये 2 मीटर पर सेकेंड है ना, वो तो इसके पास है ही, ये वाली देखो। और ये V1 CM मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो है ये दिख रही है आपको, ये 1, यहाँ 0, फिर यहाँ इस तरफ 1। ये कौन सी वेलोसिटी में क्या करूं, ऐड करूं कि ये मिनिमम आ जाए, ये वाली क्वांटिटी मिनिमम आ जाए। तो ये तो बहुत सरल है यार, डायरेक्ट ऐड करना है। और मतलब कि ये 2 मीटर पर सेकेंड में पता है, आप ये वाला 1 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये -1 है। ये क्या है, -1, यहाँ पे ऐड हो जाएगा -1, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 1, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड बचेगी इसकी वेलोसिटी, वो भी किस तरफ, 2 - 1, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ग्राउंड फ्रेम से ये जो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, इसकी मिनिमम वेलोसिटी तब होगी जब ये वाली सिचुएशन पे होगा। ये जब ये ब्लॉक जो है ना वो इस सिचुएशन में होगा, मतलब स्प्रिंग कैसी होगी, नेचुरल लेंथ में होगी। क्लियर, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में। और ये 1 किलोग्राम वाला जा किस तरफ रहा होगा, लेफ्ट में जा रहा होगा कि राइट में जा रहा होगा, बताओ। तो लेफ्ट में जा रहा होगा ये, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे और अच्छे से थोड़ा सा, स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ में होगी, फिर से बोल देता हूं, ये कौन सा था, 2 किलोग्राम, और यहाँ पे ये 1 किलोग्राम, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी, तब क्या होगा, इसकी और वेलोसिटी इसकी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगी 1, और यहाँ पे इसकी कितनी होगी 2। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं अभी। तो इसकी ग्राउंड फ्रेम से नेट जो मिनिमम वेलोसिटी आएगी, आप समझ गए होंगे कितनी आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड आएगी। और किस तरफ आएगी, इसकी तो बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा था ये 2 है, ये 2 हो जाएगा इसका, और ये 1 जो है ये वाला जब ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये 1 एक्चुअली में मैक्सिमम है जो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 1 से ज्यादा इसकी वेलोसिटी कहीं होती नहीं है। देखो 1 से 0 हो गई,
और फिर वापस 1 हो गई, फिर यहाँ 0 हो गई। क्लियर ना? तो यहाँ पे ये 1 वाला जब सिचुएशन होगा तब क्या हो रहा होगा? अच्छा ये फिर से एक बार, ये 1 मीटर पर सेकेंड इसके रिस्पेक्ट में है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखें तो ये वाली इसकी 1 मीटर पर सेकेंड थी, ये देखो, है ना? तो हमसे ग्राउंड फ्रेम से अगर पूछा है तो मैं सिंपल बता दूंगा, जब ये वाला ब्लॉक इस तरफ जा रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी, v मिनिमम होगी, और कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड होगी। और वो आई कब है? ग्राउंड फ्रेम से निकाला हमने, देखो 2 और ये -1 सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर? तो इस तरफ आएगा हमारा v मिनिमम बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। इसी में अगर मैं इसका मैक्सिमम पूछूं तो देखो, ग्राउंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2 है, ये 2 तो हो ही गया। अब इसमें 1 ये वाला ऐड करो, ऐड हो जाए और मैक्सिमम हो ये, तो ये वाला है, देखो, है ना? जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये इस तरफ आ रहा होगा तब क्या होगा? तब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये इस तरफ आ रहा होगा। क्लियर बेटा? तब इसकी वेलोसिटी तब इसकी 2 किलोग्राम वाले की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में देखो कितनी होगी? 3 होगी। समझ गए ना? ग्राउंड फ्रेम से इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी होगी? ये मिनिमम है, और इसकी मैक्सिमम कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे इसको। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से निकाला है ये मैंने। अब देखो ये वाला, इस वाले के लिए देखते हैं। तो इसके लिए देखो, सेंटर ऑफ मास वाला 2 मीटर पर सेकेंड तो है ये। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से क्या हो जाए? मिनिमम देखना है, इसका मिनिमम। तो इसका क्या हुआ था? इसकी ये वाली देखो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी 2 थी, तो ये 2 से यहां गया था, फिर रुक गया था, है ना? और फिर ये वापस आया था 2 से यहां। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी तो मुझे दिख रही है 2 और 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, मिनिमम कितनी होगी? 0। कैसे होगी? देखो, ये 2 सेंटर ऑफ मास का 2 तो है ही, और इसकी वेलोसिटी देखो, ये एक बार ये 2, तो ये वाला 2 जब इसमें ऐड होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा 4, और जब ये वापस आएगा इसी सिचुएशन में तो वो होगा मिनिमम। कितना? 0 हो जाएगा। तो इसका v मिनिमम बराबर हो जाएगा 0। बस इतना मुझे समझाना था। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।